हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातुएं एवं अधातुएं। तो अगर हम पिछले वीडियोज की बात कर लें तो पिछले वीडियोज के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धातुओं के भौतिक, मतलब पिछले वीडियोज में टोटल अगर हम बात कर लें तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि धातुएं किसे कहते हैं, फिर अधातुएं किसे कहते हैं, फिर धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पढ़ ली थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, मेटल्स मतलब धातुओं के। तो सबसे पहले हेडलाइंस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पारा या फिर इसी को हम और क्या नाम देते हैं, मरकरी से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं की। किससे, पारा या फिर मरकरी से अपक्रिया। तो जो पारा होता है ये एक ऐसी धातु होती है जो साधारण ताप पर या कमरे के ताप पर किस रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में। किस रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है। तो अगर हम धातुओं की अपक्रिया के अंतर्गत पारा या मरकरी से अपक्रिया की बात करें तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे क्या, आयरन Fe, या फिर क्या प्लेटिनम Pt, या फिर क्या टंगस्टन। क्या होती है, टंगस्टन मतलब W। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो पारा से अपक्रिया नहीं करती। किससे, पारा से अपक्रिया नहीं करती। मतलब आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बची धातुएं हैं वो सभी धातुएं पारा से अपक्रिया करके क्या बना लेती हैं, धातु अमलगम बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, धातु अमलगम। तो पारा से अपक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे कि आयरन मतलब लोहा, प्लेटिनम व टंगस्टन को छोड़कर लगभग सभी धातुएं पारा से अपक्रिया करके धातु अमलगम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु अमलगम बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें कि क्या होता है जब सोडियम की अपक्रिया किससे होती है, पारा से। किससे होती है, पारा से। तो सोडियम का मतलब Na और पारा का मतलब क्या होता है, Hg। तो ये जो Na है जब ये Hg से अपक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, NaHg। क्या बना लेगा, NaHg। इसका नाम सामान्य नाम इसका क्या होगा, धातु अमलगम। अगर हम प्रॉपर नाम की इसकी बात कर लें तो धातु में हम लोगों ने कौन सी धातु ली, सोडियम। तो यहाँ पर जो ये NaHg बना है इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम अमलगम। क्या लिखेंगे, सोडियम अमलगम। तो जब सोडियम धातु की अपक्रिया पारा से होती है तो सोडियम अमलगम प्राप्त होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्लों से अपक्रिया। किससे अपक्रिया पढ़ेंगे, अम्लों से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया, धातुओं की। क्या होता है जब धातुओं की अपक्रिया किससे होती है, अम्लों से। तो यहाँ पर अगर हम अम्लों से अपक्रिया की बात कर लें तो इस लेवल पर हम लोग दो प्रकार के अम्लों से अपक्रिया पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूट एसिड, और एक क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेट एसिड। मतलब एक क्या होगा, तनु अम्ल, और एक क्या होगा, सांद्र अम्ल से अपक्रिया। तो यहाँ पर अम्लों से अपक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, मतलब डाइल्यूट H2SO4 से अपक्रिया। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था पिछली वीडियोज में क्या, सक्रियता श्रेणी के बारे में, कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी के लक्षणों की अगर हम बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी किसके आधार पर बनाई गई, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो आपको ये भी बताया गया था क्या, कि सक्रियता श्रेणी में बीच में किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। और इसके ऊपर जितनी भी धातुएं हैं जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं। क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं। मतलब सक्रियता श्रेणी में स्थित ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय धातुएं या फिर अधिक क्रियाशील धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे हम क्या ले लें, कॉपर ले लें, Ag ले लें, Au ले लें, ये ऐसी धातुएं हैं जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, नीचे। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं,
कम क्रियाशील धातुएं। तीसरे फैक्टर की अगर हम बात कर लें या तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि सक्रियता श्रेणी में स्थित ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से अभिक्रिया करके या जल से अभिक्रिया करके या फिर किसी क्षार से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? H2। H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण तो पढ़ेंगे, लेकिन किससे पढ़ेंगे? अम्लों से अभिक्रिया। और अम्लों के अंतर्गत हम पहला एसिड कौन सा लेंगे? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है? किससे होती है? धातुओं की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो यहाँ पर देखें तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें प्रॉपर में कि क्या होता है जब जिंक धातु, जिंक का मतलब Zn की अभिक्रिया किससे होती? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से। लेकिन ये H2SO4 कैसा होगा? तनु होगा। तो जब धातुओं की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी तो यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। ये गैस क्या होगी? मुक्त होगी। अब इस रिएक्शन में आगे क्या बनेगा देखें, Zn प्लस H2SO4 था, दोनों आपस में अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस मुक्त किए हैं ये लोग? H2। तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन बाहर हो गए, किसके रूप में? H2 के रूप में। बचा यहाँ पर क्या? SO4। यहाँ पर क्या बचा? Zn। तो ये मिल करके क्या बना लेंगे? ZnSO4। क्या बना लेंगे? ZnSO4। तो ये जो ZnSO4 है ये क्या है? एक तरीके से लवण। ये क्या है? लवण। इसका प्रॉपर नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा? जिंक सल्फेट। और ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो जब हम कहेंगे क्या कि जब जिंक धातु की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, किससे होती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्राप्त होता है। और कौन सी गैस मुक्त होती है यहाँ से? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस रिएक्शन को अगर हम लोग थोड़ा तोड़ करके समझना चाहें तो ये जो जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके आउटर सेल मतलब वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4s2 और 3d10। तो जिंक के आउटर सेल में मतलब सबसे बाहरी कोश में अगर हम कोश वाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3d10 और इसके बाद में क्या आएगा? 4s2। तो अगर इसके वाह्यतम कोश में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। मतलब ये जो जिंक है ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? Zn और ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। प्लस H2SO4 को हम लोग देखें तो इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा कितने बंध से जुड़ता है? तो सिंगल बंध से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड क्या? H। ऐसे लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर देखें तो 2 अभिकारक, एक ऐसा अभिकारक है जिसमें सिंगल परमाणु है तो इसके बीच का ये बंध तोड़ेंगे तो बंध विदलन हम लोग यहाँ पर कैसा दिखाएंगे? समबंध विदलन। अब यहाँ पर देखें तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या? H2। क्या बना लेंगे? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इस SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 2। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किससे संपर्क करेगा? जिंक से और बना लेगा क्या? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। तो जब जिंक धातु की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हम लोग क्या ले लें? मैग्नीशियम धातु। क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु मतलब Mg की अपक्रिया किससे होती? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें तो इसका परमाणु क्रमांक 12, 2, 8 और 2। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 4 से कम है कि ज़्यादा? तो कम। ये त्याग करना पसंद करेगा कि ग्रहण? तो जब 4 से कम होते हैं तो क्या करना पसंद करता है? त्याग। तो ऐसे में जो मैग्नीशियम है ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Mg 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 2 वाह्यतम कोश के, जिनका ये क्या करना चाहेगा? त्याग। प्लस
H2SO4 को लिखे तो क्या लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड क्या H, तो इनके बीच का ये बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा दिखाएंगे हम लोग सम। तो इधर वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, बना लेंगे क्या H2, क्या बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। अब इस SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दो, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। Mg कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, दो का, तो ये Mg किससे संपर्क करेगा SO4 से, और यहां पर बन जाएगा क्या MgSO4, इसका नाम क्या होगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, और कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर इसी में अभी एक और एग्जांपल की बात कर लें तो क्या होता है जब सोडियम धातु Na की अपक्रिया किससे होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से। तो ये सोडियम परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, कौन, सोडियम परमाणु। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Na और इसके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, जिसका ये क्या करना चाह रहा है त्याग, प्लस H2SO4 को क्या लिखेंगे HSO4 फिर सिंगल बॉन्ड H, तो इसके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इधर वाला हाइड्रोजन का, ये SO4 ये SO4, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी यहाँ से H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। अब SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ, ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की। और ये Na त्याग कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन SO4 को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे में हम इस Na मतलब सोडियम को कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से, तो इसको 2 बार लिख लेंगे ऐसे। अब ये दोनों सोडियम के परमाणु एक साथ में किससे संपर्क करेंगे, SO4 से, तो कितने सोडियम के परमाणु संपर्क कर रहे हैं SO4 से, 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे Na2, और ये किससे मिल रहे हैं SO4 से, तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, क्या बन गया सोडियम सल्फेट, प्लस कौन सी गैस मुक्त हुई H2, कौन सी गैस H2। तो जब सोडियम धातु की अपक्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो लवण में क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट, और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया, अम्लों के अंतर्गत ही अगर हम बी नंबर हेडलाइंस की बात कर लें तो किससे अपक्रिया कराएंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से अपक्रिया। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु मतलब Mg की अपक्रिया किससे होती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, लेकिन ये कैसा होगा, तनु होगा, कैसा होगा, तनु मतलब डाइल्यूट, पतला होगा ये। आप देखते हैं आगे रिएक्शन में क्या बनेगा, तो ये Mg का मतलब मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 2, इसके आउटर सेल मतलब वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 से कम है कि ज़्यादा, तो कम, इसका मतलब ये त्याग करेगा कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इस अभिक्रिया में जो Mg है ये तैयार है किसके लिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के लिए, प्लस HCl को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बंध होगा, सिंगल। अब दोनों की अगर हम अभिक्रिया में देखें दोनों अभिकारक को तो यहाँ पर ये ऐसा अभिकारक है जिसमें 2 परमाणु, लेकिन ये एक ऐसा अभिकारक है जो कैसा है, सिंगल, तो यहाँ पर बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम, इधर वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का, इधर वाला किसका है, हाइड्रोजन का,
तो अब इस क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, क्यों? क्योंकि बंध विदलन कैसा हुआ? सम। तो इस क्लोरीन में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। कैसे? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, 2, 8 और 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की क्या की थी? साझेदारी, जब ये बंध बना था। और जब ये बंध टूटा, और बंध ऐसे टूटा कि साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास, Cl वाला Cl के पास, H वाला H के पास। तो अब इसमें पुनः कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 7। तो इस सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये Mg कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 1। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर हम इस Mg को देखें तो Mg कितने का त्याग करना चाहेगा? 2 का। तो इस HCl को कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। तो इसको 2 बार लिख लेंगे ऐसे। अब इस वाले Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों Cl किस पर अटैक करेंगे? इस वाले Mg पर, और बना लेंगे क्या? MgCl2। क्या बना लेंगे? MgCl2। मतलब ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इन दोनों हाइड्रोजन की कंडीशन को देखें तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1-1। कितने कितने? 1-1। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? साझेदारी। क्या कर लेंगे? साझेदारी। और क्या बना लेंगे? H2। क्या बना लेंगे? H2। मतलब यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस, H2। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब MgCl2। और कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब धातुओं की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लें कि क्या होता है जब जिंक धातु, जिंक का मतलब Zn की अपक्रिया किससे होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से। तो आपको पता है कि जिंक भी कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। और इधर HCl को लिखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl, इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा दिखाएंगे? सम। इस क्लोरीन में कितने बचे? 7। ये कितने ग्रहण करना चाहेगा? 1। लेकिन जिंक त्याग कितने का करना चाहता है? 2 का। तो ऐसे में HCl को कितने से गुणा करेंगे हम लोग? 2 से। तो इसको 2 बार लिख लेंगे। अब ये दोनों Cl वाले परमाणु किस पर अटैक करेंगे? जिंक पर। और इसके साथ में जुड़ करके क्या बना लेंगे? ZnCl2। क्या बना लेंगे? जिंक क्लोराइड, मतलब ZnCl2। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। और कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन। तो जब जिंक धातु की अपक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है? जिंक क्लोराइड ZnCl2, जो क्या है? लवण है, प्लस H2। मतलब कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? सोडियम धातु। क्या होता है जब सोडियम धातु मतलब Na की अपक्रिया किससे होती? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1। ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Na 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा? त्याग। प्लस HCl को क्या लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड Cl, इसके बीच का ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इधर वाला किसका? हाइड्रोजन का। इसमें कितने बचे? 7। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब ये 1 ग्रहण करेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8। और ये सोडियम त्याग कितने का करना चाह रहा है? 1 का। तो ये 1 का त्याग करना चाह रहा है, ये क्लोरीन 1 ग्रहण करना चाह रहा है। दोनों के बढ़िया टर्म मिल रहे हैं, बढ़िया सुरताल बन रहे हैं दोनों के। लेकिन यहाँ पर क्या बचा? केवल H। ये H क्या है? परमाणु। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तो ऐसे केस में इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। तो जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे हम लोग? 2 बार। अब यहाँ वाले क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब टोटल चाहने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2। मतलब इस क्लोरीन को 1 चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन सोडियम त्याग कितने का करेगा? केवल 1 का। तो ऐसे केस में सोडियम को भी हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो ये वाला सोडियम इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा क्या? NaCl। ये वाला सोडियम इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर क्या बनाएगा? NaCl। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के कितने अणु बन गए यहाँ पर? 2 अणु। किसके? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के। और दोनों हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है जब एल्यूमिनियम धातु की अपक्रिया किससे होती, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से। तो यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 13, 2, 8 और 3, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 4 से कम है कि ज़्यादा, कम है। ये त्याग करना पसंद करेगा कि ग्रहण, तो ये क्या करना पसंद करेगा, अपने वाह्यतम कोश के तीनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पसंद करेगा। तो इस एल्यूमिनियम को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, Al 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना चाह रहा, त्याग। प्लस इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl। इसके बीच का बंध तोड़ें तो संबंध विदलन जब कराएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण। लेकिन ये एल्यूमिनियम कितने का त्याग करना चाह रहा, 3 का। तो अगर इसको हम 3 से गुणा यहाँ पर कर भी लें तो इसको 3 बार लिखेंगे, HCl और HCl, तो 3 क्लोरीन एक एक ग्रहण करके AlCl3 बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे, 3, और 2 ही हाइड्रोजन के आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके क्या बनाएंगे, H2। एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बचेगा, फ्री। तो ऐसे केस में यहाँ पर बढ़िया सुरताल नहीं बन रहे हैं। तो आगे और हम लोग क्या करें, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 3 का क्या करना चाह रहा है, त्याग। और क्लोरीन ग्रहण कितने का करना चाह रहा है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करना चाह रहा। तो ऐसे केस में इस एल्यूमिनियम को अगर हम 2 से गुणा कर लें तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो अब ये टोटल एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और क्लोरीन ग्रहण कितने करना चाहता है, 1। तो इस HCl को कितने से गुणा कर लेंगे, 6 से। तो इसको 6 बार लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, 1, 2, 3, 4, 5 और ये H सिंगल बॉन्ड Cl। बंध विदलन कैसा दिखाएंगे इनके बीच में हम लोग, सम। तो इसके बीच का ये बंध तोड़ दें। अब हमें पता है कि 1 एल्यूमिनियम जब 3 का त्याग करेगा तो 1 एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन के परमाणु जोड़ सकते हैं, 3। क्यों, क्योंकि 1 क्लोरीन 1 ही ग्रहण करेगा, लेकिन 1 एल्यूमिनियम त्याग कितने का करेगा, 3 का। तो 1 एल्यूमिनियम से 1, 2, 3 क्लोरीन हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, AlCl3। और ये जो 3 क्लोरीन है ये दूसरे वाले एल्यूमिनियम के परमाणु से जुड़ेंगे तो ये फिर बना लेंगे क्या, AlCl3। तो यहाँ पर AlCl3 के कितने अणु बन गए, 2 अणु। किसके, AlCl3 बोले तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये 2 हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो क्या बनाएंगे, H2। फिर ये 2 हाइड्रोजन एक एक की साझेदारी करें तो फिर क्या बनाएंगे, H2। ये दोनों हाइड्रोजन एक एक की साझेदारी करें तो क्या बनाएंगे, H2। तो टोटल कितने अणु हाइड्रोजन गैस के यहाँ से मुक्त होंगे, 3 अणु। किसके, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के। इस रिएक्शन का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, C नंबर के हेडलाइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 से अवक्रिया, तनु नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया किसकी, धातुओं की। तो अगर हम बात कर ले तो सभी धातुएं जो होती हैं वो तनु नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया नहीं करती। इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में फिट कर सकते हैं कि जो सभी धातुएं होती, जैसे हम बात कर लें सोडियम की या फिर हम बात कर लें किसकी, मैग्नीशियम धातु की। तो मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करेगी, लेकिन ये जो सोडियम धातु है ये तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करेगी। अगर हम पोटेशियम की बात कर लें तो ये भी तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करेगा। मतलब कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसे हम बात कर लें किसकी, मैग्नीशियम की, और किसकी बात कर लें, मैग्नीज की। तो ये 2 ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मतलब ऐसी कोई भी धातुएं हों वो साधारण कंडीशन में तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करती। केवल और केवल कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करती, तो मैग्नीशियम हो गया और क्या हो गया, मैग्नीज। मतलब ये 2 ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से भी अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त कर देती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि सभी धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करेंगी।
दूसरी कंडीशन है कि कौन कौन सी धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करेंगी, तो मैग्नीशियम धातु हो गया और क्या हो गए, मैग्नीज। ये ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करती हैं और करने के बाद में ये कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु मतलब Mg की अपक्रिया किससे होती, तनु नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 से। तो वही पुरानी कंडीशन, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। HNO3 को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड NO3। अब इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे, सम। तो इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, मतलब NO3 में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, बाहर। तो ये NO3 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1, लेकिन Mg त्याग कितने का करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इस HNO3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, H सिंगल बॉन्ड NO3। अब ये दोनों NO3 वाले किस पर अटैक करेंगे, मैग्नीशियम पर, और इस मैग्नीशियम के साथ में जुड़ करके क्या बना लेंगे, MgNO3 का होल ट्वाइस। क्या बना लेंगे, MgNO3 का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस। और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है, MgNO3 का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, मैग्नीज मतलब Mn, और इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 से। तो ये मैग्नीज भी क्या करेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करें तो इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या किए होंगे, साझेदारी, और कौन सी गैस मुक्त होगी यहाँ से, H2। कौन सी गैस, H2। अब यहाँ पर कितने NO3 बचे हैं, 2 1 कम 2 NO3, और ये दोनों NO3 किससे संपर्क करेंगे, Mn से। तो ये क्या बना लेंगे, MnNO3 का होल ट्वाइस। तो केवल और केवल क्या, अगर हम बात कर लें कि ये जो मतलब मैग्नीशियम है और ये जो मैग्नीज है, ये 2 ऐसी धातुएं होती हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से भी अपक्रिया करती हैं और कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। बाकी जो अन्य धातुएं हैं वो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अगर हम बात कर लें कि क्यों नहीं मुक्त करती हैं, तो जो अन्य धातुएं होती हैं जब उनकी अपक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये एक तरीके से क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। अब ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये क्या करता है कि जो H2 मुक्त होती है धातुओं की, जब अम्लों से अपक्रिया होती है तो ये H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। किसमें ये बदल देता है, जब धातुओं की अपक्रिया अम्लों से होती है तो हम लोगों को पता है कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जो धातुओं से अम्लों से अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ये जो HNO3 है ये एक तरीके से क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। वो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये क्या करता है, जो H2 मुक्त होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, H2O में। इसलिए यहाँ पर सभी धातुएं जो होती हैं वो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। केवल और केवल कौन सी धातु है, मैग्नीज मतलब मैग्नीशियम हो गया और मैग्नीज हो गया। ये 2 ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से भी अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस। बाकी की जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अगर पूछा जाए कि बाकी की जो अन्य धातुएं हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि HNO3 एक तरीके से क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये नवजात ऑक्सीजन देता है और वही नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H2 से अपक्रिया करके H2 को मतलब हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, H2O मतलब जल में।
केवल और केवल मैग्नीशियम हो गया और मैग्नीज हो गया। यही ऐसी धातुएं होती हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके भी कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं उनके लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी आपका कमेंट होगा उसका आंसर हम लोग बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।